मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं शैलेंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं। जैसे स्टूडेंट हमने पिछले भी कुछ सेशंस में एमआरसी जी 2023 सॉल्व किया है। इस सीरीज में आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर अपने आप से करने की कोशिश करें, और एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए ये जरूर करिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे। इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें आप लोग और आगे के लिए अब तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ें तैयार रखें। The maintenance of the operating point can be specified by, जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है दैट इज स्पेसिफाइड बाय, इसे कौन स्पेसिफाई करता है। पहली बात आती है कि सर ऑपरेटिंग पॉइंट होता क्या है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर की देखी थी, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हमने कहा था तो हमने एक बात कही कि आउटपुट का ही वोल्टेज होगा, तो हमने कहा कलेक्टर से एमीटर का वोल्टेज, और आउटपुट की ही करंट होगी, वो आ गई आपकी कलेक्टर करंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा आपका इनपुट का जो वोल्टेज, वो इनपुट की जो करंट है वो कैसे रहेगी स्टूडेंट, आपकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से अगर मैं कुछ बनाऊं भी तो कुछ इस तरह का अगर मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, ऐसे आप लोगों ने बुक्स में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी होगी, और कुछ ऐसे हमारा ग्राफिकल आता है। यहाँ हमने कहा था कि इनपुट करंट कैसे थी, कांस्टेंट थी। ये प्रॉपर लिखा भी जाता है कि ये बेस करंट फर्स्ट, ठीक है, ये फिर मैंने कहा ये बेस करंट सेकंड, ये आ गई आपकी बेस करंट थर्ड, फिर ये आ गया आपका बेस करंट फोर्थ। तो ये कांस्टेंट बेस करंट के रिस्पेक्टिवली आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फिर इसी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर हमने एक और बात पढ़ी स्टूडेंट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर खींची गई लाइन को ही, ठीक है, आप लोग इसका आंसर देखते रहे, बाकी आपके इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करवाने की कोशिश करता हूं। इस कैरेक्टरिस्टिक पर खींची गई इस लाइन को, ठीक है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते थे स्टूडेंट, आपका लोड लाइन कहते हैं। ठीक है, यही लाइन हमारी क्या होती थी, लोड लाइन होती है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लोड लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की लाइन के एंडिंग पॉइंट जो होते हैं, एक्स एक्सिस वाला जो एंडिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट आपका, इसे कहते हैं कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होता है आपका, कट ऑफ पॉइंट होता है। वहीं जो आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो एंड पॉइंट कौन से आ गए आपके, कट ऑफ और सैचुरेशन पॉइंट आ गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। हाँ, ही हमें पूछ रहा है, जैसे यहाँ का है ऑपरेटिंग पॉइंट। इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट होता है स्टूडेंट आपका, इस लोड लाइन के मिडिल बिंदु को, सेंटर पॉइंट को अगर हम लेकर चलते हैं, तो यही हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर क्योशिएंट पॉइंट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट का शॉर्टकट क्यू पॉइंट भी हम इसको लिखते हैं। तो ये अपना क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये सेंटर के अलावा आपका सैचुरेशन पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट की तरफ करता है, तो हमारा अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होता है। अनफेथफुल मतलब आपका आउटपुट पर सिग्नल कुछ ना कुछ हमें क्लिप्ड मिलता है। अगर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर पर है, उस केस में हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलता है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है आप लोगों का, जितना या जैसा इनपुट सिग्नल आपने दिया था वैसे ही आउटपुट पर भी सिग्नल मिलेगा विद एम्पलीफाइड, एम्पलीफिकेशन के साथ। तो होता क्या था कि आप लोगों का, अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ, बीजेटी की बात करता हूँ, तो 3 पैरामीटर्स थे। हमने क्या कहा था, इस पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ मैंने ये क्यू पॉइंट कहा, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है आपका, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स एक्सिस का पैरामीटर वीसीई और वाई एक्सिस का पैरामीटर आईसी। तो ये जो वीसी और आईसी होते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक भी अगर चेंज हो जाए तो हमारा क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। यहाँ आपका जो फ्लक्चुएशन में आता है वो आता है आपका आईसी, और इस पर 3 पैरामीटर का इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट आपका। ठीक है, सबसे पहला करंट गेन बीटा, ठीक है, फिर वही मैंने कहा बेस से एमीटर वोल्ट बीबीई, ठीक है, जो आपका इनपुट वोल्टेज होता है। और वहीं अगर तीसरी बात को मैं लेकर चलता हूँ तो ये आता है स्टूडेंट आपका टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज होता है तो लीकेज चेंज होगा, लीकेज चेंज होगा तो आईसी चेंज। तो इसी बात को स्टेबलाइज करने के लिए फिर आप लोगों का एक पैरामीटर आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर होता है क्या आपका, चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज करंट।
कि कलेक्टर लीकेज करंट के सापेक्ष कलेक्टर करंट में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए आपका, स्टेबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? 1 से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक होता है आपका? 1 प्लस बीटा तक होता है। इसमें अगर मैं बात भी करता हूँ कि स्टेबिलिटी फैक्टर को अगर हम लिखते भी हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर एस की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो ये कितनी है? 1 होती है। वहीं स्टेबिलिटी फैक्टर की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो ये कैसी होती है आपकी? 1 प्लस बीटा होती है। अब यहीं से मुझे एक और क्वेश्चन पूछता है, इन दोनों वैल्यूज में आप लोगों का डिजायर्ड वैल्यू कौन सा है और अनडिजायर्ड वैल्यू कौन सा है? स्टेबिलिटी फैक्टर हमेशा याद रखिएगा, ये आपका कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो 1 जो होता है वो आप लोगों की डिजायर्ड वैल्यू होती है, वांछित मान होता है। जबकि 1 प्लस बीटा जो होता है आपका वो कैसी वैल्यू होती है? अनडिजायर्ड वैल्यू होती है, अवांछित मान होता है, जो नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा याद रखें, स्टेबिलिटी फैक्टर की बात अगर मुझे पूछता है तो ये हमेशा कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, लो एज मच एज पॉसिबल, कि जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्टेबल आउटपुट मेरा आएगा। यहाँ में क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग पॉइंट को जो स्पेसिफाई करता है स्टूडेंट आपका, वो कौन करता है? स्टेबिलिटी फैक्टर करता है। ठीक है, यहाँ अगर आप यूनिट भी देखेंगे तो कैसा होगा? यूनिट लेस होगा, ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब हमने कॉमन एमीटर के केस में देखा था, स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए कुछ ऐसे निकल कर आता है, 1 प्लस बीटा अपॉन, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते भी हैं 1 माइनस बीटा इंटू, ठीक है, चेंज इन बेस करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कलेक्टर करंट, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। तो ये भी कुछ इस तरह से हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर का जो डिजायर्ड वैल्यू है वो कितना है? 1 है। कम से कम होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। किस केस में मिलता है आप लोगों का? ये मिलता है हमें सेल्फ बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस के केस में। 1 प्लस बीटा अनडिजायर्ड वैल्यू होती है, किस केस में मिलती है? फिक्स्ड बायस के केस में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर था दैट इज ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट आपका? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। कुछ बेसिक बातें यहाँ पर आपको कवर अप की है, इसी टाइप के और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पूछता है। ठीक है, जिनको पढ़ने के लिए आप लोग हमारे लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए, जो आप लोगों का डेडिकेटेड बैच है इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इस तरह की और भी बातों को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और आगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मेजरमेंट से। मेजरमेंट का ये क्वेश्चन कह के रहा है कि हाउ मच एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बात कर रहा है, एक्यूरेसी सटीकता की बात कर रहा है, ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेन ब्रिज। ठीक है, कि वेन्स ब्रिज से, जो वेन ब्रिज हमारा होता है, इससे कितने प्रतिशत एक्यूरेसी आती है? ठीक है, वेन ब्रिज जो हमारा एसी ब्रिज होता है, एसी ब्रिजेस में ही हम आपने एक ब्रिज पढ़ा भी होगा, वेन ब्रिज, उसी की बात कर रहा है कि वेन ब्रिज से एक्यूरेसी कितनी आती है। आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए इसका सर्किट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपने वेन ब्रिज का सर्किट देखा भी हो। ठीक है, यहाँ आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि एक ब्रांच पर रेजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी ब्रांच पर दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे? सीरीज में जुड़े हुए होंगे, ये रेजिस्टर और ये आगे आपका कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरह का ये सर्किट होता है। बाकी यहाँ ये रेजिस्टर लग गया, यहाँ पर ये रेजिस्टर लग गया। ये हमारा क्या है स्टूडेंट आपका? ये कुछ इस तरह से आप लोगों का वेन ब्रिज का सर्किट होता है। ठीक है, सिंपल आप लोगों को रिकॉल करवाऊं तो अब आप लोग आंसर दें फटाफट से। जो हमारी एक्यूरेसी होती है स्टूडेंट आप लोगों की, वो कितनी होती है? ठीक है, बीच में हमने यहाँ जो ये जो मीटर की फॉर्म में हमने लगाया है, ये क्या लगा हुआ होता है आपका? नल डिटेक्टर लगा हुआ होता है। कि इसको अगर तभी हूँ, ये सिंपली हमारा क्या है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट भी करूँ, ये अपना क्या है? नल डिटेक्टर है। तो जरा फटाफट से अपने आप को पहले चेक करें कि कितने प्रतिशत शुद्धता या सटीकता होती है, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से और क्या काम करता है। तो ये है, चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा सोचें, तब तक मैं इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन कवर अप करवा देता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले बात कही कि वेन ब्रिज की अगर बात करता है, ठीक है,
तो ये कैसा ब्रिज है स्टूडेंट आप लोगों का? एक एसी है, ये एक एसी सर्किट है। तो ये इतना सबसे पहली बात। दूसरी बात पर मैं यहीं से बढ़ता हूँ स्टूडेंट, एसी ब्रिज का ठीक है। ये किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट आप लोगों का? मेज़र करता है हमारी किसको? फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, कि ये जनरली कहाँ यूज़ होता है आपका? फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है। और लगभग कितनी फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकता है स्टूडेंट आपका? तो ये आपके 100 हर्ट्ज़ से लेकर आपके 100 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकता है। ठीक है? तीसरी बात आती है कि इसकी एक्यूरेसी पर बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी इसमें एक्यूरेसी का ही पूछा गया है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है स्टूडेंट आप लोगों की, वो कितनी होती है? तो एक्यूरेसी होती है आपकी 0.5 से लेकर आप लोगों का 1% तक इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है? वहीं नेक्स्ट बात को अगर मैं देखता हूँ, अदर एप्लीकेशंस को अगर हम देखें, ये यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि कैन ऑल्सो मेजर या कैन ऑल्सो चेक हम कह सकते हैं। ऑल्सो मेजर की बात अगर मैं कहता हूँ कि और हम यहाँ से क्या मेजर कर सकते हैं? तो हमें पता है कि वेन ब्रिज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से और हम क्या मेजर कर सकते हैं? हम कैपेसिटेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और हम क्या मेजर कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को भी मेजर कर सकते हैं, या फिर हार्मोनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जो डिफरेंट हमारे हार्मोनिक्स होते हैं या हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस होते हैं, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से पॉइंट आउट या वहाँ से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर हल्का-सा एक आप लोगों का क्या है, ये एक्यूरेसी जो हमने लिखी है, एक्यूरेसी को थोड़ा-सा मैं यहाँ पर इसको वेरीफ़ाई कर रहा हूँ कि यहाँ हमने एक्यूरेसी क्या कहा कि मैक्सिमम एक्यूरेसी की बात करता है, तो मैक्सिमम एक्यूरेसी जो होती है आपकी, वो आपकी कितनी जाती है? 0.5% जाती है। ठीक है? जो मैक्सिमम होती है। ठीक? अगर मैं यहाँ रेंज की टर्म्स में लिखता हूँ कि लगभग कितनी होती है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो एक्यूरेसी आता है आपका 0.1 से लेकर आप लोगों का 0.5% तक आती है, जो प्रैक्टिकली जब हम मेजर करते हैं, तो अपना जो आंसर होना है वो कितना होगा स्टूडेंट आपका? 0.1 से लेकर 0.5 वाली रेंज को अगर मैं देखता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर आपका 5% तक की हमारी रेंज होती है। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी है। थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिएगा कि एक्यूरेसी जो होती है आपकी मैक्सिमम 0.5% और आपकी रेंज जो होती है लगभग 0.1 से लेकर आपके 0.5% तक होती है। ठीक है? सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस ध्यान से देखते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करें। ठीक है? जितने भी हमारे नए स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन था स्टूडेंट आप लोगों का मेजरमेंट का। नेक्स्ट इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके यहाँ यूपीएमआरसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट है, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कैसे। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन को अगर हम लेकर चलते हैं, हमने सिंपल सी बात कही कि ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। साइन पर थोड़ा सा फोकस कैसा है? यूनिटी फीडबैक के साथ है, जहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ से देखता भी हूँ, मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू गिवन की गई है, और कितना स्टूडेंट आपका? ये है आपका जी एस इज इक्वल टू 1/s/s+2। अब हमें निकालना क्या है, इस बात पर आता हूँ। हमें निकालना है स्टूडेंट आप लोगों का रूट्स, हमें यहाँ फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर रूट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट आपका? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग जानते भी हैं। सिंपल क्या होता है आपका? जी एस अपॉन, यहाँ अगर मैं लिखता भी हूँ, यह आ जाता आपका 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ठीक है, अब एच एस क्या होता है? फीडबैक गेन होता है। और क्वेश्चन ने हमें साफ साफ कहा है कि जो हमारे पास फीडबैक गेन है वो कैसा है? यूनिटी है। यूनिटी कहने का मतलब आपका कि एच एस की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। ठीक है, फटाफट से उठा के अगर हम रखते भी हैं स्टूडेंट, तो हमने कहा यस, यस कितना था आप लोगों का? 1/s इंटू एस प्लस टू। ठीक, डिवाइड बाई यहाँ से अगर मैं करता हूँ, तो मैंने कहा 1 प्लस, और ये आ जाएगा 1/s इंटू एस प्लस, नीचे एल्शियम के एल्शियम लेकर जब हम चलेंगे, इस एल्शियम के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से देखता भी हूँ, कल कैसा आ जाएगा देखना यार। कि हमने कहा कि जैसे हम एल्शियम लेंगे,
तो ये बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऊपर आप लोगों का 1 बच जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका s इंटू एस प्लस 2, ठीक है, और प्लस आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ये 1। कैसे बन है, साउथ अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस प्लस 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं ब्रेक भी करता हूँ रूट निकालने के लिए, तो मैंने कहा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ठीक है। फिर इसको अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको अगर मैं लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल कितना 1 अपॉन एस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एस प्लस 1, ठीक है। और दूसरी टर्म में हमने 1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा s प्लस 1, ठीक है। इसको आगे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ दोनों जगहों पर s प्लस 1 ये चल रहा है, ठीक है। तो दोनों जगहों से मैंने कहा s प्लस 1 कॉमन लिया, ये आ गया s प्लस 1, ठीक है। पहली टर्म में बचा आपका s और दूसरी टर्म में बचा 1। अब आप रूट निकाल सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं कि s प्लस 1 है और दूसरा आप लोगों का s प्लस हिसाब से अगर आप देखेंगे, s की जो वैल्यूज़ आएँगी वो कितनी आएँगी? फर्स्ट भी -1 आएगा और दूसरे केस में अगर आप देखेंगे तो वो भी कितना आएगा? -1 आएगा। तो अपने पास जो 2 रूट आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं आपके? -1 पर आ रहे हैं। ये आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का -1, -1। इस हिसाब से अगर आप आंसर भी देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है स्टूडेंट, वो कौन-सा आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है। हमें निकालने रूट्स थे, तो रूट्स निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि हमें ट्रांसफर फंक्शन कैसे चाहिए? क्लोज़ लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो क्लोज़ लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा, वो फ़ॉर्मूला आपके सामने पे है। जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एचएस। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक हम जनरली कंसीडर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्या लिया जाता है आपका प्लस लिया जाता। पॉजिटिव होता तो ये माइनस हो जाता। इस तरह से फिर हमारे पास गिवन था, यहाँ साफ-साफ कहा था कि फीडबैक यूनिटी है, मतलब हमें 1 लेकर चलना है। वैल्यू पुट अप करके बस जस्ट सिम्प्लीफाई किया है, तो आप लोगों का आंसर ऐसे इज -1 और दूसरा भी ऐसे इज माइनस, ठीक है। ये था स्टूडेंट आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए अपने यूपीएमआरसी जेईई के एग्ज़ाम की और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे डिटेल्ड बैच लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन कर सकते। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन ईएडी ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड करें। तो टैब पर जाकर आप लोग एल ए जैसे ही सर्च करेंगे तो डिफरेंट लक्ष्य बैच आ जाएंगे। उनमें ये थंबनेल देख लीजिए, इसको वहाँ जाकर आप हमारे इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट्स हमने जैसे देखा, जैसे कंट्रोल सिस्टम था या एनालॉग मेजरमेंट था या एनालॉग वाला पार्ट था, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट, और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।